हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का सीटेट का हमारा टॉपिक है बच्चे कैसे सोचते हैं या फिर बच्चे कैसे चिंतन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। चिंतन एक उद्देश्य पूरक मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन क्या है? चिंतन एक उद्देश्य पूरक, चिंतन का एक उद्देश्य होता है और यह मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन की विशेषताएं। चिंतन एक उद्देश्य परक है, जैसे अभी बताया। चिंतन का एक उद्देश्य होता है, चिंतन बिना उद्देश्य के घटित नहीं होता। समस्या समाधान पर आधारित होता है। चिंतन चिंतन तभी होगा जब आपके सामने कोई समस्या आएगी, जब आप उस समस्या का समाधान करने पर चिंतन करेंगे तो उसको चिंतन ही कहा जाएगा, ठीक है ना। या उसके बारे में तर्क करेंगे, उसके बाद समस्या के बारे में सोचेंगे तो उसको चिंतन कहा जाएगा। तो चिंतन का एक उद्देश्य होता है, समस्या समाधान पर आधारित होता है, चेतन अवस्था में गठित होता है, प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है। प्रत्यक्षीकरण मतलब चिंतन को हम तभी कर सकते हैं जब हमने उस वस्तु को देखा हो, ठीक है। चिंतन को हम तभी कर सकते हैं जब हमने उस वस्तु को देखा हो या उस समस्या को देखा हो, समझा हो, तभी हम चिंतन कर सकते हैं। दोस्तों, अगला अगला पॉइंट है हमारा चिंतन के तत्व। चिंतन के तत्व है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है वस्तु को देखना। जिस वस्तु के बारे में आप चिंतन कर रहे हैं उस वस्तु को तो आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा हो। अगला है वस्तु, फिर है चिन्ह विचार, अगला है हमारा लास्ट भाषा। तो ये 5 तत्व हैं चिंतन के: प्रत्यक्षीकरण, वस्तु, चिन्ह, विचार और भाषा। वस्तु का फिक्स होना जरूरी है, ध्यान रखना। चिंतन में जो है वस्तु का फिक्स होना बहुत जरूरी है। और इन 4 तत्वों को, प्रत्यक्षीकरण, वस्तु, चिन्ह और विचार, इन 4 तत्वों को कौन जोड़ती है? तो इन 4 तत्वों को भाषा जोड़ती है, ठीक है। मैं लिख देता हूं। प्रत्यक्षीकरण, वस्तु, चिन्ह, विचार, इन 4 तत्वों को 5वां तत्व भाषा जोड़ती है। दोस्तों, अब अगला पॉइंट है हमारा चिंतन के प्रकार। चिंतन के कितने प्रकार हैं? देखिए, चिंतन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो चिंतन होता है वो एक अपसारी चिंतन होता है, दूसरा अभिसारी चिंतन होता है, तीसरा आलोचनात्मक चिंतन होता है, ठीक है। पहले हम जो है अपसारी चिंतन के बारे में थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। अपसारी चिंतन क्या होता है? निबंधात्मक प्रश्न, निगनात्मक चिंतन और मुक्त अंत वाले प्रश्न को अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन, ध्यान रखना, पॉजिटिव है, बहुत अच्छा चिंतन होता है। अपसारी चिंतन अच्छा चिंतन है, अच्छा चिंतन है। अब अपसारी चिंतन होता क्या है? देखिए, अपसारी चिंतन वो चिंतन होता है जब आप एक ही समस्या को कई तरह से हल करते हैं, ठीक है। आप किसी समस्या को एक तरह से हल नहीं करते हैं कि आपके सामने बार बार एक समस्या आ रही है, आपको उसी तरह से उसका हल किए जा रहे हैं। नहीं, आपके सामने जितनी बार भी वो समस्या, एक ही समस्या बार बार आई, लेकिन आपने जो उसका समाधान करा वो नए नए तरीके से करा, अलग अलग तरीके से करा। इसको बोलेंगे अपसारी चिंतन, ठीक है। या इसको वैज्ञानिक चिंतन भी बोलते हैं। अब इस बात का ध्यान रखना, वैज्ञानिक चिंतन होता है कुछ अलग सोचना, कुछ बढ़िया सोचना, कुछ नया करने के लिए हमेशा दिमाग में नवीनता का विचार उत्पन्न करते रहना, ठीक है ना। विश्लेषणात्मक, सरल से कठिन की ओर जाना, आउट ऑफ द बॉक्स, सृजनात्मक चिंतन,
लीक से हटके सोचना। ये कैसे चिंतन है? ये सारे अपसारी चिंतन है और बहुत अच्छे चिंतन है। देखिए, वैज्ञानिक चिंतन बहुत अच्छा चिंतन होता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा वैज्ञानिक चिंतन कर रहा है तो उसमें वैज्ञानिक गुण है। ठीक है, अगला है विश्लेषणात्मक चिंतन। विश्लेषणात्मक चिंतन भी अपसारी चिंतन होता है और ये बहुत अच्छा चिंतन है। सरल से कठिन की ओर जाना। आप किसी सूत्र से सरल से, किसी सूत्र के द्वारा या किसी नियम के द्वारा सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, सरल से कठिन की ओर जाना अपसारी चिंतन कहलाता है। अगर आप कठिन से सरल की ओर जाएंगे तो ये कहलाएगा अभिसारी चिंतन। अगर आप कठिन से सरल की ओर जाएंगे, लेकिन सरल से कठिन की ओर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना, समस्या का धीरे धीरे समाधान करते हुए आगे लगातार आगे बढ़ते रहना ही सरल से कठिन की ओर जाना है। तो ये कौन सा चिंतन होता है? ये भी अपसारी चिंतन होता है। आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है बॉक्स से बाहर सोचना, परंपराओं से बाहर निकलना, रूढ़िवादी सोचों से बाहर कुछ अलग नया सोचना, नया करना, नया चिंतन करना, इसको भी अपसारी चिंतन की श्रेणी में रखा जाता है। सृजनात्मक चिंतन, कुछ नया करना, नवीनता, कुछ मौलिकता, किसी की नकल ना करना, जानकारी जुटाना, हमेशा नया सोचना, किसी भी समस्या का समाधान नए तरीके से करना, सृजनात्मक चिंतन है। ये कैसा चिंतन होता है सृजनात्मक चिंतन? ये भी अपसारी चिंतन है। लीक से हटके सोचना, कुछ लोगों से, सब लोगों से अलग सोचना, सब लोगों से हटके सोचना, ये कैसा चिंतन होता है? ये भी अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, या हम इसको जो पूरा का पूरा एक लाइन में कह सकते हैं, किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए अलग अलग समाधान तरीके से समाधान करना। ठीक है, किसी समस्या का अलग अलग तरीके से समाधान करना अपसारी चिंतन कहलाता है। अगर आप एक ही समस्या का समाधान एक ही तरीके से करते रहेंगे तो वो अभिसारी चिंतन होगा, वो रटा रटाया उत्तर होगा, वो आपको सिखाया होगा, वो उसमें आप कुछ भी तर्क नहीं करेंगे ना विश्लेषण करेंगे। ठीक है, यहाँ आपका चिंतन शक्ति काम नहीं कर रही है, यहाँ आपका रटा हुआ माइंड, स्मृति काम कर रही है। ठीक है, लेकिन आप किसी समस्या का जो समाधान है वो नए नए तरीके से करेंगे, हर बार अलग तरीके से करेंगे, तो यहाँ आप खुद तर्क कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, परंपरावादी रूढ़िवादी सोच से कुछ अलग सोच रहे हैं, वहां से बाहर निकल कर सोच रहे हैं, सृजनात्मक चिंतन कर रहे हैं, कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं। तो ये सब जो क्या होगा, ये सब अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, और अपसारी चिंतन कैसा होता है? पॉजिटिव है। अपसारी चिंतन जो है सकारात्मक चिंतन होता है, अच्छा चिंतन होता है, सकारात्मक चिंतन, अच्छा चिंतन। अगला है हमारा अभिसारी चिंतन। आगानात्मक पर्सन व बंद अंत वाले पर्सन अभिसारी चिंतन कहलाते हैं, या जिनका उत्तर सीमित हो, ऐसे पर्सन भी अभिसारी चिंतन वाले पर्सन कहलाते हैं। देखिए, अब समझिए बंद अंत वाले पर्सन, बंद अंत वाले पर्सन है जैसे 2 और 2 कितने होंगे, सबको पता है 2 और 2 कितने होंगे, 4 होंगे। ये बंद अंत वाले पर्सन है, इसमें कुछ तर्क नहीं करना, कुछ अपने आप विश्लेषण नहीं करना, किसी भी तरह का कोई चिंतन नहीं करना, सिर्फ रटना है। ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं, सबको पता है, तो सब जो है इसको उत्तर, सबका उत्तर ही यहाँ एक होगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ सबका उत्तर एक होगा, 2 और 2 4 होते हैं। तो ये होता है अभिसारी चिंतन, बंद अंत वाले पर्सन, जहां पर जो है पर्सनों के लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ती हो, पर्सनों पर ज्यादा तर्क ना करना पड़ता हो, किसी समस्या के समाधान के लिए तर्क ना करना पड़ता हो, विश्लेषण ना करना पड़ता हो, अपना माइंड ना चलाना पड़ता हो, वो कौन सा चिंतन होता है? वो अभिसारी चिंतन होता है। अब अभिसारी चिंतन कौन कौन से होते हैं? रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी चिंतन, संश्लेषण, संश्लेषण चिंतन, कठिन से सरल की ओर जाना, इन द बॉक्स, अपसारी चिंतन का उल्टा है टोटल, इन द बॉक्स, लकीर का फकीर, कुएं का मेंढक भी कहते हैं ऐसे को।
अब देखिए रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी चिंतन। रूढ़िवादी चिंतन क्या होता है? इसमें जो है लोग बाग परंपरा नहीं तोड़ेंगे, जो परंपरा चली आ रही है उसका उत्तर जो है, उसका चिंतन वही है। वे कुछ भी नया करने की नहीं सोचेंगे, कुछ भी अलग करने की नहीं सोचेंगे, कुछ भी आविष्कार के बारे में नहीं सोचेंगे। बस जो जैसे चल रहा है, रूढ़िवादी सोच, परंपरावादी सोच, है ना, यही जो सोच होती है ये अभिसारी चिंतन होता है, ये नेगेटिव होता है रूढ़िवादी सोच। ठीक है, जैसे लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, लोगों की सोच होती है, ये रूढ़िवादी सोच होती है। या लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियां मैथ में कमज़ोर होती हैं, लड़कियां जो हैं कमज़ोर हो, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होती है, ये क्या है? ये सब रूढ़िवादी सोच है। ठीक है ना, ये परंपरावादी सोच है। तो ऐसे लोग परंपरा नहीं तोड़ते हैं, वे उनकी सोच यहीं तक सीमित होती है। वे परंपरा तोड़ के कुछ नया नहीं सोचते हैं कि नहीं लड़कियां पढ़ सकती हैं, लड़कियों में ज़्यादा हिम्मत होती है, या लड़कियां भी मैथ को बहुत अच्छी तरह से हल कर सकती हैं, या मैथ में आगे जाके नाम कमा सकती हैं। ठीक है ना, ये होती है अभिसारी चिंतन। लेकिन जो रूढ़िवादी सोच होती है वे सोचते ही नहीं है, वे सोचते हैं बस लड़कियों का काम होता है घर का चूल्हा चौका करना, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इससे ज़्यादा वे चिंतन तर्क शक्ति कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रूढ़िवादी चिंतन। तो रूढ़िवादी चिंतन कैसा चिंतन होता है? अभिसारी चिंतन होता है। संश्लेषण विधि द्वारा, संश्लेषण विधि द्वारा किया गया समस्या का समाधान भी अभिसारी चिंतन होता है। कठिन से सरल की ओर जाना, ठीक है, कठिन से सरल की ओर जाना, ये भी अभिसारी चिंतन होता है। इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर सोचना, बस एक जो चीज़ हमें बताई गई है, रटी रटाई है, हमें उत्तर सिर्फ उसका वही देना है, उससे अलग हमें उसका दूसरा उत्तर नहीं देना। जैसे 8 में कितने जोड़ दें, या फिर 16 किसकी मल्टीप्लाई करने से 16 आएगा। तो इन द बॉक्स का मतलब है रटा रटाया उत्तर देना। जैसे 2 8 जा 16, 2 8 16, है ना। ठीक है, इन द बॉक्स, तो यही होता है बॉक्स के अंदर सोचने का नतीजा। 16 कैसा होता है? 2 8 जा 16 होता है। बस उनको ये नहीं पता होता है कि 8 2 जा भी 16 होता है। ठीक है, 4 4 जा भी 16 ही होता है। ये क्या है? ये है ये क्या है? ये है अब सारी चिंतन। लेकिन ये क्या है? अभी सारी चिंतन। इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर सोचना, रटा रटाया उत्तर देना, लकीर का फकीर, बस एक ही लकीर पे डंडा मारना, वही उत्तर है हमारा, वही उत्तर है, इससे अलग कुछ है ही नहीं। ना तर्क करना, ना विश्लेषण करना, कुछ नहीं। ठीक है, कुएं का मेंढक, जितना उसको बताया गया है वहां तक ही उसकी सोच है, उससे आगे उसकी सोच बढ़ ही नहीं सकती, वो तर्क कर ही नहीं सकता। तो ये सब कैसे चिंतन है? ये सब अभी सारी चिंतन कहलाते हैं। अगला है हमारा आलोचनात्मक चिंतन। गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है ना, किसी भी चिंतन पर या किसी भी समस्या पर, किसी भी समस्या के गुण और दोषों दोनों को देखते हुए, दोनों को स्वीकार करते हुए जो जब उसका चिंतन करते हैं तो वो होता है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है किसी के दोषों को, खास तौर से किसी को दोषों कह सकते हैं आप, कि किसी में दोष होते हुए भी उसको स्वीकार करना। जब किसी में दोष है तभी तो उसकी आलोचना होगी, तभी तो वो आलोचनात्मक चिंतन कहलाएगा। ठीक है ना, किसी समस्या पर कोई दोष है, ठीक है, तो उस दोष को क्या कहेंगे? आलोचनात्मक चिंतन। उस समस्या के गुण और दोषों दोनों को स्वीकार करना ही आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा, बच्चे स्कूल प्रदर्शन में क्यों फेल होते हैं? गृह कार्य। सबसे पहला है गृह कार्य। देखिए, बच्चे जो है गृह कार्य करने में बच्चे असमर्थ क्यों होते हैं? क्योंकि आप जो है उनसे रटा रटाया उत्तर मारने के लिए कहते हैं, उनसे जो है बच्चों से तर्क करने के लिए कहें, उनसे किसी भी प्रश्न का जो उत्तर है वो बच्चों से उनकी समझ के अनुसार तर्क करके, उसकी व्याख्या करके बच्चे अपने विचारों द्वारा उसे प्रस्तुत करें। ये होता है प्रश्नों का उत्तर, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। ठीक है, और गृह कार्य की अधिकता, गृह कार्य की अधिकता, कि स्कूल में तो कुछ पढ़ाना नहीं है, घर के लिए जो भी कार्य है घर के लिए कर दो, बस लिख दो, बच्चा अपने आप करके लाएगा, कहीं से भी, ट्यूशन से, कहीं से भी करके लाएगा, है ना। ठीक है, तो इस आधार पर क्या करता है बच्चा? रटता है चीज़ों को, जल्दी जल्दी याद कर लेता है, और वो का वही रटा रटाया उत्तर उसमें
पेल देता है। तो इसलिए बच्चे जो हैं स्कूल प्रदर्शन में फेल होते हैं। जबकि शिक्षक को ऐसे प्रश्न देने चाहिए जहां जो है बच्चे अपने अपने माइंड से तर्क करें प्रश्न पे, और उसका जो उत्तर है अपने अपने विचारों में प्रस्तुत करें। अगला है शिक्षण विधि। ऐसी विधि का उपयोग करें जो बच्चों में रुचि उत्पन्न करे। ठीक है, ऐसा है शिक्षण विधि, कोई भी शिक्षण विधि है ना सभी बच्चों पर लागू नहीं हो सकती। प्रतिभाशाली बच्चों पर अलग शिक्षण विधि लागू होगी, मंदबुद्धि बच्चों पर अलग विधि लागू होगी, और सामान्य बच्चों पर अलग शिक्षण विधि लागू होगी। तो सभी बच्चों पर अलग अलग शिक्षण विधि लागू होगी, लेकिन शिक्षक क्या करते हैं, एक ही शिक्षण विधि से बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, उससे बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए उनका जो है स्कूल में प्रदर्शन बेकार हो जाता है। ठीक है, ऐसी या फिर ऐसी विधि का उपयोग करें, ऐसी विधि का प्रयोग करें जो बच्चों में रुचि उत्पन्न करे। अब शिक्षक जो है एक ही शिक्षण विधि से सबको पढ़ाता रहेगा। मान लो वो जो है प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ा रहा है, वो उसके अनुसार उसने कोई शिक्षण विधि पकड़ी हुई है और वो सभी बच्चों को ऐसे पढ़ा रहा है। तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चों में तो रुचि उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन जो सामान्य बच्चे हैं या थोड़े मंदबुद्धि बच्चे हैं उन बच्चों में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। जब उन बच्चों में रुचि उत्पन्न नहीं होगी तो वे अधिगम को ग्रहण नहीं करेंगे और आगे चलकर वे स्कूल प्रदर्शन में फेल होंगे। अगला पॉइंट है हमारा विषय वस्तु। विषय वस्तु का स्वरूप जो होना चाहिए वो बच्चों की उम्र के अनुसार होना चाहिए, उनकी ग्रहण क्षमता के अनुसार होना चाहिए। उसमें जो है शब्दावली आसान होनी चाहिए, ना कि कठिन शब्दावली होनी चाहिए विषय वस्तु में। ठीक है, अगर हार्ड शब्दावली होगी या उसकी क्षमता के अनुसार जो है विषय वस्तु काफ़ी ज़्यादा होगी तो बच्चा जो है उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। यहाँ भी बच्चा प्रदर्शन में फेल हो जाएगा। पोषण, अगर बच्चे को पोषण ना मिले, ठीक से पोषण ना मिले, वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, वो तब भी स्कूल प्रदर्शन में फेल होगा। अभिप्रेरणा का भाव, यहाँ भाव नहीं होगा, यहाँ अभाव होगा। ठीक है ना, अभिप्रेरणा का अभाव। जब तक बच्चा पढ़ने के लिए खुद से अभिप्रेरित नहीं होगा, स्वयं अभिप्रेरित नहीं होगा, तब तक बच्चा अधिगम को ग्रहण नहीं करेगा, ना ही उसका जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा। ठीक है, अगर बच्चा अधिगम के लिए खुद से प्रेरित है, पहले तो सबसे पहला काम तो शिक्षक को ये करना चाहिए, कुछ भी टॉपिक पढ़ाने से पहले शिक्षक को बच्चे का जो है ज्ञान, पूर्व ज्ञान जान लेना चाहिए, उसकी प्रेरणा जान लेनी चाहिए, उसको उस लेसन के प्रति, उस विषय के प्रति अभिप्रेरित करना चाहिए। जब बच्चा अभिप्रेरित होगा तो बच्चा मन लगाकर अधिगम को ग्रहण करेगा और उसका ज्ञान भी स्थायी होगा। लेकिन अभिप्रेरणा का अभाव के कारण जो है बच्चे स्कूल प्रदर्शन में फेल हो जाते हैं। अगला है रुचि के विरुद्ध कार्य। ठीक है, रुचि के विरुद्ध कार्य, बच्चों की रुचि किस चीज़ में है और शिक्षक किस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना भाई, मान लो बच्चे की रुचि फुटबॉल में है और आप उसको कबड्डी खिला रहे हैं, तो बच्चा जो है कामयाब नहीं होगा। बच्चा कामयाब तभी होगा जब बच्चे की रुचि फुटबॉल में है तो उसको फुटबॉल में ही लगाया जाए। ठीक है, तभी बच्चा कामयाब होगा। अगर बच्चे की रुचि कबड्डी में है तो उसको कबड्डी खिलवाई जाए। बच्चे की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, अधिगम, खेल, ये सब जो हो बच्चे की रुचि के अनुसार होना चाहिए। अगर कोई भी कार्य बच्चे की रुचि के विरुद्ध होगा तो बच्चा स्कूल प्रदर्शन में फेल होगा ही होगा। कक्षा का तनावपूर्ण माहौल, तनावपूर्ण माहौल का मतलब है जहाँ टीचर बिल्कुल स्ट्रिक हो, एकदम किसी भी बच्चों को बात ना करने देता हो, हिलने ना देता हो, प्रश्न ना पूछने देता हो, बस अपनी 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 कहे और चला जाए। ठीक है, तानाशाही माहौल ये होता है। तो यहाँ भी बच्चे जो हैं तनाव में आ जाते हैं और प्रदर्शन में फेल हो जाते हैं। उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है, पढ़ाई में, अधिगम में, खेल में, कूद में, किसी भी चीज़ में उसका प्रदर्शन जो है अच्छा नहीं होगा। स्कूल प्रदर्शन का मतलब है पढ़ाई से मतलब नहीं है। यहाँ स्कूल प्रदर्शन का मतलब है स्कूल के किसी भी हिस्से में, किसी भी क्षेत्र में बच्चा जो है फेल ही होगा। ठीक है, घर का वातावरण, अगर घर का वातावरण, माहौल खराब है तो भी बच्चा जो है स्कूल प्रदर्शन में फेल होगा। शिक्षक का तानाशाही रवैया, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, शिक्षक का तानाशाही रवैया, बस अपनी अपनी कहो, कोई भी बच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है ना, जो मैं कहूँगा बच्चों को वो सीखना ही सीखना पड़ेगा, ये होता है तानाशाही, जबरदस्ती। तो यहाँ भी बच्चे फेल होते हैं। अगला है रटंत विद्या, रटे रटाए उत्तर देना। अगर बच्चों को रटे रटाए उत्तर दोगे तो बच्चों के जो है माइंड के चक्षु कैसे खुलेंगे।
ठीक है ना। बच्चों को ऐसे पर्सन देने चाहिए जहां बच्चे खुद तर्क करें, जहां बच्चे दिमाग लगाने पर, अपने तर्क करने पर मजबूर हो जाएं। ऐसे पर्सन बच्चों को दो, ना कि रटे रटाए उत्तर की किताबों में से देख लिया और रट के उतार दिया। नहीं, रट के उतारने से जो है बच्चों का मस्तिष्क का विकास या बच्चों का विकास नहीं होता है। बच्चे यहाँ भी स्कूल प्रदर्शन में फेल होंगे। जटिल विषय वस्तु, हार्ड जब विषय वस्तु हो तब भी बच्चे जो हैं फेल होंगे स्कूल प्रदर्शन में। बीमारी के कारण किसी बच्चे को कोई बीमारी है, लंबी बीमारी है, या लंबी बीमारी के कारण जो है बच्चे का मस्तिष्क या शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाया, इस दौरान भी जो है बच्चा स्कूल प्रदर्शन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है, इसमें भी फेल हो जाएगा। ठीक है। अभ्यास की कमी के कारण, अगर आपने कोई चैप्टर बच्चे को कराया है, उसको जो है बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं उसके सारे डाउट, लेकिन उसको अब आपने सोच लिया कि मेरा काम खत्म है, ठीक है, अब बच्चे ने सीख लिया। देखिए, बच्चे के सीखने से मतलब नहीं होता, बच्चा बहुत जल्दी भूलता भी है चीज़ों को। अगर किसी बच्चे ने आपके द्वारा किया गया अधिगम को ग्रहण किया रुचि के साथ, अभिप्रेरणा के साथ, तो आपको क्या करना चाहिए, उसमें बार बार अभ्यास कराना चाहिए उस चीज़ का। बीच बीच में कभी भी यूनिट टेस्ट ले लें, ठीक है ना, उस सब्जेक्ट का, उस लेसन का, या कई सारे सब्जेक्ट लेसन का मिला के कंबाइंड टेस्ट ले लें, बार बार उसको उसका अभ्यास कराएं। लेकिन क्या होता है, अभ्यास की कमी के कारण बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। जिज्ञासा की कमी, बच्चे में जिज्ञासा की कमी होगी। देखिए, जिज्ञासा क्या है, जिज्ञासा बच्चे का वैज्ञानिक गुण है। अगर बच्चे में जिज्ञासा होगी तो यह बच्चे का वैज्ञानिक गुण है, और जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति होती है, ध्यान रखना। ठीक है, जिज्ञासा क्या होती है, जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति होती है। जिज्ञासा की कमी के कारण, जब बच्चे में जिज्ञासा ही नहीं होगी तो वो अधिगम को क्यों ग्रहण करेगा या क्यों खेलेगा। सपोज करो बच्चा कोई आप किसी खेल में बच्चे को क्रिकेट में लगाना चाह रहे हो, लेकिन बच्चे में जिज्ञासा ही नहीं है, बच्चा सोच ही नहीं रहा उस बारे में, ना ही उसके उस चीज़ को देख रहा है, ना ही उस चीज़ के बारे में खोजबीन कर रहा है, ना ही सर्च कर रहा है, तो उसमें जिज्ञासा की कमी है, अभाव है जिज्ञासा का। ठीक है, तो बच्चा यहाँ भी फेल हो जाएगा स्कूल प्रदर्शन में। तत्परता की कमी, अगर बच्चा तत्पर नहीं है किसी अधिगम को ग्रहण करने में, किसी खेल को ग्रहण करने में, तत्पर मतलब सक्रिय नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ भी बच्चा स्कूल प्रदर्शन में फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, इस तरह से जो है बच्चे स्कूल प्रदर्शन में फेल हो जाते हैं। है किस कारण, गृह कार्य के कारण, ज़्यादा गृह कार्य दे दिया, शिक्षण विधि के कारण, विषय वस्तु के कारण, पोषण कुपोषण के कारण, अभिप्रेरणा के अभाव के कारण, रुचि के कारण या रुचि के विरुद्ध कार्य देने के कारण, कक्षा का तनावपूर्ण माहौल, घर का वातावरण, शिक्षक का तानाशाही रवैया, रटंत विद्या, जटिल विषय वस्तु, बीमारी, अभ्यास की कमी, जिज्ञासा की कमी, तत्परता की कमी, ये सब जो कारण है, ये कारण है स्कूल प्रदर्शन में फेल होने के बच्चे के। तो दोस्तों, आज का सीटेट का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।